आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पहले आप शिवसेना में प्रवक्ता, अब बीजेपी में, तो शिवसेना से बीजेपी में आने का क्या कारण है आपका? राज्य की महाविकास आघाड़ी के बारे में फिलहाल आपकी क्या राय है? अब ये महाविकास आघाड़ी में महाबिघाड़ी हो गई। क्या आने वाले चुनाव में आप भी मैदान में उतर सकते हैं? विद्यार्थी जीवन में एबीपी से जुड़े शैलेश पांडे मीरा भाईंदर की राजनीति में युवाओं में बड़ा चेहरा है। संगठन, पार्टी, वार्ड और कामगारों के लिए तत्पर रहने वाले शैलेश पांडे शिवसेना के प्रवक्ता थे। पिछले दिनों अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शैलेश का स्वागत किया और महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा, भाजपा जैसी पार्टी में प्रवक्ता पद मिलना बहुत बड़ी बात है। प्रवासी संदेश की इस खास मुलाकात में मैं विज्ञान उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा आप अपनी संक्षिप्त में परिचय दें, जिससे हमारे दर्शक भी आपको जान जाएं और मुझे भी बात करने में आसानी हो। आइए मिलते हैं महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे से। धन्यवाद अभिज्ञान जी। मैं सबसे पहले तो प्रवासी संदेश का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। रही बात मेरे परिचय की, तो मैं शैलेश पांडे एक समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट, मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील के मांडा रोड रेलवे स्टेशन के महेवा कला, गंगा जी के किनारे, गंगा तट, महेवा ग्राम का मैं निवासी। लेकिन पिछले 5 पीढ़ियों से हमारा परिवार महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे ज़िले में रह रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। मुंबई से मैंने स्नातक किया। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। साथ ही मैं थिएटर से जुड़ा रहा। मैंने कई सीरियलों का डायरेक्शन भी किया और साथ ही विद्यार्थी जीवन से ही मुझे समाज सेवा में रुचि थी, इसलिए विद्यार्थी परिषद से जुड़कर और बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शाखाओं से जुड़कर समाज सेवा, फिर कॉलेज के समय में कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, और इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते चुनावी राजनीति, समाज सेवा, कामगारों के लिए, उनके लिए काम करना और पूरे एमएमआर रीजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कामगारों के लिए काम कर सके, उसका प्रयास मैं और मेरा पूरा परिवार इस वक्त कर रहा है। और ईश्वर से यही अपेक्षा है कि जब तक जीवन का ये रहे, आखिरी सांस तक हम समाज सेवा करते रहे। यही मेरा एक परिचय है। छात्र जीवन में आप राजनीति में जाने का क्यों सोचे, और जबकि ज्यादातर युवा पढ़ाई करने के बाद नौकरी या अपना कारोबार सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपने ये फैसला क्यों लिया आपको सियासत में जाना है? देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया था और उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जब जाता था तो देशभक्ति का पाठ हमें पढ़ाया जाता था। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ तो मुझे स्वामी विवेकानंद के चरित्र के बारे में पढ़ने का बहुत मौका मिला। और जितना ज़्यादा मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने दिल ही दिल में, मन ही मन में मैंने उनको अपना गुरु माना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की मैंने एक संकल्प लिया, एक शपथ लिया। दरिद्र नारायण की सेवा हो, हमारे हिंदू धर्म की उन्नति हो, हमारे अध्यात्म का
परचम पूरे देश पूरी दुनिया में लहराना हो और सेवा भाव से हमें अपने भारत को, अपने देश को मतलब सर्वोच्च स्थान पर ले जाना, ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें सिखाया। और मेरे मन में एक बात अभिज्ञान जी विद्यार्थी जीवन से रही, जब मैंने राजनीति में आना चाहा उस वक्त लोग हमेशा यही कहते थे कि राजनीति बड़ी गंदी जगह है, यहाँ सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ अच्छे लोगों का काम नहीं है। और उस वक्त की राजनीति जो थी लोग कहते थे कि बदलाव आ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने मेरे मन में ठानी कि नहीं, अगर मुझ जैसा सच्चा ईमानदार युवा राजनीति में नहीं आएगा तो राजनीति में हम ईमानदारी को कैसे बरकरार रखेंगे, राजनीति में हम शुचिता को कैसे लाएंगे। राजनीति भी सिद्धांतों पर की जाती है, राजनीति भी नैतिकता के आधार पर की जाती है। और राजनीति में मैं आकर जो परिवेश है, परिदृश्य है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ लड़कर मैं उसको बदलूंगा और मैं एक सच्चा ईमानदार राजनीतिज्ञ बन के दिखाऊंगा और समाज में एक मैं नया मुकाम हासिल करूंगा और एक नया उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। ये सोच के मैं राजनीति में आया और पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने संघर्ष किया, मैंने त्यागपूर्ण जीवन जिया, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। नैतिकता और सिद्धांत और जनहित के किसी भी विषय से मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी समझौता नहीं किया। मेरे लिए जनता का हित पहले है और बाकी सारी चीजें बाद में। पहले आप शिवसेना में प्रवक्ता, अब बीजेपी में, तो शिवसेना से बीजेपी में आने का क्या कारण है आपका? देखिए, मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा बचपन से ही। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान, मेरे परदादा क्रांतिकारी थे। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो लीडर थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जब प्रतिमा लगाने का आंदोलन था तो उस वक्त उस आंदोलन में अग्रसर थे। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के साथ, और वही चीज़ें मुझ पर आई। मेरे दादाजी भी मुंबई के अंदर बहुत बड़े कामगार नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ वो काम करते थे, मुंबई के कामगारों को न्याय दिलाने का काम करते थे, वेस्ट के कामगारों को। और ये मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी से मुझे समाज सेवा विरासत में मिली। हालांकि उसमें कोई सक्रिय राजनीति में नहीं था मेरे परिवार में। सक्रिय राजनीति में मैं आया और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी। तो हमने जो राजनीति में आकर, मैंने पहले ही कहा कि स्वामी विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर चलना, छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, इन्हीं उद्देश्यों से मैं काम कर रहा था। किसी कारणवश मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी, शिवसेना में गया। शिवसेना ने मुझे प्रवक्ता बनाया। मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से 5 वर्ष लगातार शिवसेना का काम किया। मेरी धर्मपत्नी शिवसेना की नगर सेविका के रूप में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, कर्मठता से जनता की सेवा की। बीच में ये टूट फूट हुआ, पार्टी संकट में थी, लेकिन मैंने नैतिकता के आधार पर, मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा के आधार पर मैंने पार्टी छोड़ी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उस वक्त मैं जिस पार्टी में था वो संकट में थी, और संकट काल में किसी का भी साथ छोड़ना ये सिद्धांत और नैतिकता के खिलाफ होता है। इसलिए मैंने मेरी नैतिक जवाबदारी निभाई। जब पार्टी संकट में थी, मैं शिवसैनिकों के साथ था। शिवसैनिकों का प्यार मुझे बहुत मिला। आज भी सारे शिवसैनिक मुझे बहुत प्यार करते। लेकिन उस दौरान जो महाविकास आघाड़ी की
कई नेतागण अलग अलग विषयों पर, हिंदुत्व का विषय हो और भी विषय हो, अलग अलग बयान आते थे। लेकिन खास तौर पे स्वातंत्र वीर सावरकर जी पर राहुल गांधी का जो बयान बार बार उनका अपमान करना रहता था, उससे मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। मेरा मन बहुत दुखी हुआ। हालांकि पार्टी फोरम में, डिबेट में मैं हमेशा स्वतंत्र वीर सावरकर जी का पक्ष रखता था, लेकिन एक बार नहीं, बार बार राहुल गांधी जी के द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करना। कांग्रेस की एक नेता है वडेट्टीवार, उनकी लड़की के द्वारा सरेआम भाषणों में स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करना, और वो स्वतंत्र वीर सावरकर जो 11 साल लगातार काला पानी की सजा अंडमान निकोबार के जेल में, सेलुलर जेल में झेले, उनको वहां पर कोलू में बैल की तरह तेल पेरना पड़ता था, उनके शरीर पर अनेक तरह की यातनाएं दी जाती थी, कोड़े से उनके पीठ पर मारपीट की जाती थी, उनका शरीर खून से लहूलुहान हो जाता था, अनेक यातनाएं, अनेक पीड़ाएं लगातार 11 साल स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने उनको दी गई अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिर भी वो भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर किए। वो एक क्रांतिकारी थे, वो लेखक थे, कवि थे, वो एक समाज सुधारक थे। हिंदू धर्म के अंदर जो जात पाति की बातें थी, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़े आंदोलन किए। नासिक के कालाराम मंदिर में, वहां पर अन्य समाज, पिछड़े समाज को ले जाकर मंदिर खुलवा के देना, हिंदू समाज को एकजुट करना, संगठित करना, अपने किताबों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज को एकजुट करना। देश में आपको याद होगा, मदन लाल धिंगरा को अंग्रेज उस वक्त क्रांतिकारी नहीं मानते थे, शहीद नहीं मानते थे, लेकिन क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा को शहीद का दर्जा अगर किसी ने दिलाया था तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने दिलाया था। अब बताइए, ऐसे महान क्रांतिकारी, देशभक्त, समाज सुधारक, कवि, लेखक, अष्टपैलू नेतृत्व, बहुआयामी व्यक्तित्व, देश के एक महानायक के कोई अपमान करे तो एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसी वजह से मैंने शिवसेना छोड़ी और पुनः अपनी मातृ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मैं वापस आया। और इसके साथ ही जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जिस तरह से देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए विकास का काम कर रहे हैं, उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ और पार्टी में आया। आपकी पहचान एक कामगार नेता के हिस्से भी देखी जाती है, आप कई यूनियनों का नेतृत्व करते हैं जी, कुछ चर्चा इस पर भी कीजिए। देखिए, कामगार क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, मुझे याद है कि मैं नर्मदा नगर में रहता था और हमारे घर के बाहर कुछ ऑटो रिक्शा वाले वहाँ रहते थे, भाईंदर स्टेशन तक जाते थे, और उसमें कुछ जो गरीब मध्यम वर्गीय तबके के लोग थे, तो कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ मारपीट करते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, तो उनसे संपर्क करते थे। तभी मैं कॉलेज में पढ़ता था और हमारा एक अच्छा स्टूडेंट्स लोगों का ग्रुप था, युवाओं का ग्रुप था। तो जब भी कुछ भी उनको समस्या होती थी तो हम रिक्शा स्टैंड में जाकर उनकी समस्या का समाधान करते थे। जो असामाजिक तत्व उन्हें परेशान करते थे, उनसे लड़ने का काम हम करते थे, और अन्याय के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। हम गरीब रिक्शा वाले जो मजदूर भाई, कामगार भाई थे, उनका साथ दिया, और इसी कारण ही मेरी सबसे पहली यूनियन मीरा भाईंदर शहर में संकल्प रिक्शा संगठना करके वो रिक्शा वाले मेरे कामगार बंधुओं ने, भाइयों ने गठित किया।
और उसका मुझे अध्यक्ष बनाया और यहाँ से मेरा मजदूर और कामगार भाइयों के लिए काम करने का मेरी यात्रा शुरू हुई। आगे जाकर 2005 में मीरा भाईंदर शहर एक एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री मानी जाती है। ये यहाँ बफिंग के जो कारखानदार कामगार होते हैं उनको बड़ा ही मजदूरी मिलने में उनको दिक्कत होती थी, उनकी अनेक समस्याएं थी। उस दौरान वो लोग भी मुझसे संपर्क किए और मैं उनके संपर्क में आया और हमने एक बड़ी यूनियन बनाई जो आज भी हम लोग महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन के नाम से चला रहे। और मैंने बफिंग कामगारों के लिए फिर काम करना शुरू किया, औद्योगिक कामगारों के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में, पूरे एमएमआर रीजन में जो टैक्सी ड्राइवर है, खासतौर से मेरू कैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनके साथ बहुत सारे अन्याय अत्याचार होता था, भ्रष्टाचार होता था, यातनाएं दी जाती थी उनको। तो वो लोग मेरे संपर्क में आए तो हमने यूनियन बनाई टैक्सी वालों की। तो पूरे मुंबई में, थाने में, पालघर में, रायगढ़ में, नई मुंबई में, ये 4-5 जिलों में, पालघर तक हमारी एक नई संगठन तैयार हुई। और फिर मैं मेरू कैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट तक गए, पीआईएल दाखिल किए, कई आंदोलन किए, स्ट्राइक किए और उनको न्याय दिलाने का काम किए। और भी अनेक मीरा भाईंदर में सफाई कामगारों के साथ जो अन्याय होता था उसके लिए। और कामगार क्षेत्र में फिर काम की व्यापकता इतनी बढ़ी कि अलग अलग क्षेत्र के भी जो भी कामगार रहे, जब भी जिसकी जो भी समस्या रहती है वो मेरे पास आते हैं और अब मैं उनका पूरे दिल से, हृदय से, पूरे ईमानदारी से, बिना 1 रुपया किसी से किसी प्रकार का कोई फीस लिए मैं कल भी काम करता था, आज भी काम करता हूं और आने वाले समय में काम करते रहूंगा। अगर महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी टिप्पणी चाहूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना का महायुति की सरकार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस एक बड़े ही उम्दा और कार्य सम्राट नेता हैं और उनके नेतृत्व में इसमें महाराष्ट्र में बहुत सुंदर काम हो रहा है। और क्योंकि इसके पीछे जो आशीर्वाद है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, एक विजनरी नेता के रूप में, आज किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि धारा 370 हटा दी जाएगी और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार रहेगी। ऐसे अनेक काम देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हो रहा है। फिर काशी का वो जो संकुल बनाया गया, फिर अनेक कार्य विकास के काम, हर जगह नए नए हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज G20 की मेजबानी अपने देश को मिली, इसका भी श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा। और विशेष तौर से इस वक्त हिंदुस्तान की जो विदेश नीति आज अपने बहुत ही अच्छे मुकाम पर है। जो अमेरिका एक वक्त वीजा देने के लिए मना किया था, आज वो सर झुकाए खड़ा है। देश का साख जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है। विदेश नीति बहुत ही मजबूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के एक सबसे बड़े नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की छवि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एक प्रवक्ता के रूप में आपको भाजपा ने क्या कार्य सौंपा है? देखिए, कोई भी पार्टी होती है और भारतीय जनता पार्टी तो एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त पार्टी है, जनता की समस्याओं के समाधान करने वाली पार्टी है।
और भारत माता को विश्व गुरु बनाने का एक संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम लोग तो शाखाओं से ही परम वैभवम नीतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने देश को, अपने भारत माता को परम वैभव तक हम लोग लेकर जाएं, यही हमारा एक मात्र संकल्प रहता है, शपथ रहती है, उद्देश्य रहता है, और उसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की विचारधारा, पार्टी द्वारा किए हुए विकास कार्य, पार्टी द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किए जा रहे काम, और पार्टी के अन्य केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय हो, इनके द्वारा किए जा रहे काम, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के रोज नए नए जो भी कार्य होते हैं उसको हम जनता तक मीडिया के माध्यम से अच्छी तरीके से पहुंचाएं, पार्टी का प्रचार प्रसार करें। यही पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, और बखूबी जब से प्रवक्ता बना है, मैंने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मैं पार्टी के कामों को, पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा, और जनता का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। राज्य की महाविकास आघाड़ी के बारे में फिलहाल आपकी क्या राय है? देखिए, महाविकास आघाड़ी मुझे तो लग रहा है इस वक्त जिस हालात से गुजर रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, तो महाविकास आघाड़ी अब नहीं रह गई है। अब ये महाविकास आघाड़ी में महाबिघाड़ी हो गई है। अभी हाल के ही आप शरद पवार जी के, अजित पवार जी के वक्तव्य को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। खासतौर से दो स्टेटमेंट्स अभी मैंने देखे थे। महाड़ रायगढ़ में उद्धव ठाकरे जी की एक जाहिर सभा थी। उस सभा के अंदर वहां के स्थानीय कोई पूर्व नगराध्यक्ष सौभाग्यवती जगताप जी हैं, उनको पार्टी में शिवसेना में पक्ष प्रवेश कराया, और अगले दिन कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं, उन्होंने तुरंत मीडिया में आकर यह कहा कि मैंने उद्धव जी को मना किया था कि आप इनको पार्टी में मत लो, फिर भी इन्होंने लिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के आपस के रहे, नाना पटोले ने विरोध में जो कहा, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। और उसके साथ ही अभी अभी रोहित पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है, सोलापुर की जो लोकसभा की सीट है, उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो चाहती है। तुरंत नाना पटोले जी, महाराष्ट्र प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तुरंत मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी की ये सीट है, हम इस सीट को कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अभी से इनकी तनातनी शुरू हो गई है, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। कभी संजय राउत अजित पवार के खिलाफ बोलते हैं, तो कभी अजित पवार संजय राउत के खिलाफ बोलते हैं, और संजय राउत तो सुबह, दोपहर, शाम को कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। ये इनके आपसी विवाद के कारण बहुत जल्द से जल्द आपको ये खबर दिखेगी कि महाविकास आघाड़ी में बिघाड़ी हो जाएगी। अभी कुछ लोकल चर्चा कर लेते हैं। आप मीरा भाईंदर के निवासी हैं जी, और यहाँ पालिका का चुनाव इसी साल हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पालिका का चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त भी यहाँ पर, जब तक ये महानगर पालिका का टर्म था और नगर सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ पर महापौर बनेगा, पूर्ण सत्ता बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का कमल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय पर फिर से खिलेगा। ये यहाँ के जनता की मांग है, जनता का जनमत है। फिलहाल तो आपकी श्रीमती जी स्नेहा पांडे यहाँ की कॉरपोरेटर हैं, क्या आने वाले चुनाव में आप भी मैदान में उतर सकते हैं?
देखिए, मेरा अभी तक तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं महानगर पालिका का चुनाव लड़ूं। हाँ, पार्टी अगर कोई भी आदेश देती है तो पार्टी के आदेश को मैं सलाखों पर रखूंगा। मेरी धर्मपत्नी स्नेहा पांडे जी 2007 से नगर सेविका है और उन्होंने बहुत अच्छा काम इस मीरा भाईंदर शहर में किया हुआ है। उनकी एक अलग ही प्रकार की एक ईमानदार, कर्मठ और एक सुशिक्षित महिला की छवि है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता उनको भारी मतों से चुनकर देगी और पार्टी जो भी कहेगी वो पार्टी की आदेश का पालन स्नेहा पांडे जी करेंगी। अंत में आप अपने समाज के बारे में, यानी उत्तर भारतीय समाज के बारे में कुछ कहिए, अपने मन की बात। देखिए, हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है, खास तौर से इस मीरा भाईंदर में एक बहुसंख्यक समाज है। हम लोग हजारों किलोमीटर से दूर से यहाँ पर आए। आज हर क्षेत्र में हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग अग्रसर हैं, अग्रणी हैं और मेरे समाज का मुझे बड़ा ही गर्व है। और मेरी इस राजनीतिक यात्रा में तो सभी समाज का बहुत ही बड़ा अमूल्य योगदान है, लेकिन मैं उत्तर भारतीय समाज से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हम सभी लोग एकजुट होकर, संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर भारतीय समाज के लिए सर्वमान्य पार्टी है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजित है। मैं मेरी खुद की बात करता हूं, एक समय ऐसा था कि जब मुझे ये लगता था कि यार उत्तर प्रदेश में हम जैसे जो सामान्य राजनीतिज्ञ हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो कैसे राजनीति कर पाएंगे, क्योंकि वहां अपराध का ग्राफ वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, बहुत हाई था। हर जिले जिले में बाहुबली, हर तहसील में, हर गांव में एक बाहुबली। अभी आपने अतीक का अतीत देखा ही उत्तर प्रदेश में, तो हर जिले में अतीत है, अतीक है, कहीं मुख्तार है, तो कहीं कोई बाहुबली है, कहीं कोई बाहुबली है। तो सामान्य लोग है, साधारण लोग है, ईमानदार लोग है, कर्मठ लोग है, प्रतिभावान लोग है, उनको मौका ही नहीं मिलता था राजनीति में आगे आने का। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की रोक अपराधीकरण पर योगी आदित्यनाथ जी ने लगाई है, अब सामान्य लोग भी राजनीति में आगे आ रहे हैं। वहां काम धंधा बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है और उसका परिणाम मुंबई पर, ठाणे जिले पर, मीरा भाईंदर शहर पर भी दिख रहा है। यहां पर भी उत्तर भारतीय समाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, आदरणीय अमित शाह जी से प्रभावित होकर, देवेंद्र फडणवीस जी से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है शहर का 90% उत्तर भारतीय इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे उत्कर्ष होगा वैसे ही उत्तर भारतीय समाज का भी उत्कर्ष भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। और मैं भी मेरे समाज के लोगों के लिए, समाज के सामान्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए मैं जब से होश संभाला है तब से संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी हम हमारे समाज के विकास के लिए अनवरत परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे। तो ये रहे शैलेश पांडे, इनके साथ खास मुलाकात आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने कई सवाल पूछे, इन्होंने खुलकर जवाब भी दिए। अगर कुछ सवाल बाकी रह गया होगा तो बताइएगा, फिर से पूछ लिया जाएगा। फिर से किसी अन्य शख्सियत के साथ मिलेंगे खास मुलाकात के साथ।